हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने एंजाइम के बारे में पढ़ा था। आइए देखते हैं एंजाइम्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। एंजाइम्स की रासायनिक अभिक्रिया में क्या भूमिका होती है, इसको समझा जाए। इससे पहले आपको एंजाइम बताया गया था कि लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। यह सारी चीज़ें जो है अकार्बनिक एंजाइम के बारे में आपको बताया गया था, जो उच्च ताप पर काम करते हैं, जबकि जो नॉर्मल एंजाइम होते हैं वे 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। एंजाइम क्या होते हैं, इससे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बताया आपको पिछले वीडियो में। इससे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। रासायनिक यौगिकों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसमें बिना बंध के टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो पहला जो परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और इसमें जो है बंध नहीं टूटता है और यौगिक के आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जिसमें बिना बंध टूटे हुए यौगिक के आकार में परिवर्तन होता है। अतः भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य की अवस्था परिवर्तन होता है, ठीक है। भौतिक प्रक्रिया में द्रव्य के अवस्था का परिवर्तन भी होता है, जैसे कि बर्फ पिघलकर पानी में परिवर्तित होना या पानी का वाष्प में बदलना, यह सब भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। रूपांतरण के समय बंधों का टूटना और नए बंध का निर्माण होना ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रूपांतरण के समय बंधों का टूटना और नए बंधों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और पानी बनाता है। यह बेरियम हाइड्रोक्साइड है आपका BaOH ट्वाइस, और यह आपका गंधक का अम्ल है H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया गंधक के अम्ल से होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है, तो बेरियम सल्फेट बनता है और पानी बनता है, ठीक है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यह जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड का गंधक के अम्ल की क्रिया से बेरियम सल्फेट और जल बनता है, यह एक अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में, ठीक है, स्टार्च का जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो यह जो अभिक्रिया दी गई थी, जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड गंधक के अम्ल से क्रिया करके बेरियम सल्फेट और जल बना रहा था, यह एक अकार्बनिक अभिक्रिया है, अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। जबकि स्टार्च का जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है। तो स्टार्च का जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में बदलना एक कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर, भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, इन दोनों अभिक्रियाओं की जो दर होती है, रेट जो होती है, का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है, ठीक है। चाहे वह भौतिक हो या रासायनिक हो, अभिक्रिया की दर जो है उसका सीधा संबंध, अभिक्रिया के दर का सीधा संबंध इकाई समय में बनने वाले उत्पाद से होता है। इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, दर बराबर डेल P बटे डेल T, ठीक है। तो भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया की दर का सीधा संबंध इकाई समय बनने वाले उत्पाद से होता है, और इसे लिखते हैं दर बराबर डेल P बटे डेल T, ठीक है। डेल P जो है उत्पाद के लिए है और डेल T किसके लिए, समय के लिए है। यदि दिशा निर्धारित हो तो इस दर को वेग भी कहते हैं, ठीक है। तो यह जो दर का समीकरण है डेल P बटे डेल T, इसमें अगर दिशा निर्धारित हो जाए तो इस दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं।
भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की दर अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, तो चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, प्रक्रियाओं की दर जो है अन्य कारकों के साथ साथ तापक्रम द्वारा भी प्रभावित होती है। ठीक है, तापक्रम के द्वारा प्रभावित कैसे होती है? तो एक सर्वमान्य नियम के अनुसार प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बढ़ने पर या घटने पर, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम के बढ़ने या घटने पर अभिक्रिया की दर द्विगुणित या आधी हो जाती है। ठीक है, तो यह एक सर्वमान्य नियम है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर तापक्रम बढ़ जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? द्विगुणित हो जाती है, दुगुना हो जाती है। और यदि 10 डिग्री से तापक्रम घट जाए तो अभिक्रिया की दर आधी हो जाती है। उत्प्रेरित अभिक्रियाएं अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। ठीक है, तो जो उत्प्रेरित अभिक्रियाएं होती हैं वह अनुत्प्रेरित अभिक्रियाओं की अपेक्षा उच्च दर से संपन्न होती है। ठीक है, उत्प्रेरक के द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं की रफ्तार अधिक होती है और यह उच्च दर से संपन्न होती है, जबकि जो अनुत्प्रेरित अभिक्रिया है, बिना उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया है, उसकी दर धीमी होती है। जब किसी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं से बहुत अधिक होती है। ठीक है, किसी एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरण के संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं से बहुत अधिक होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यह आपका एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और बन रहा है कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बन रहा है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जल में मिलना और कार्बोनिक अम्ल बनाना, यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, जिसमें 1 घंटे में कार्बोनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया बहुत स्लो है और 1 घंटे में जो है कार्बोनिक अम्ल के 200 अणुओं का निर्माण होता है। लेकिन यदि इस अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में, कोशिका द्रव्य में उपस्थित एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसके कार्बोनिक अम्ल के, ठीक है, 6 लाख अणु प्रति सेकंड बनते हैं। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है, जिससे कार्बोनिक अम्ल की रफ्तार कितनी हो जाती है? 200 से बढ़कर 6 लाख अणु प्रति सेकंड हो जाती है। ठीक है, एंजाइम ने इस क्रिया की दर को 10 लाख गुना बढ़ा दिया है। तो जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसकी उपस्थिति से क्रिया की दर कितना बन गई है? 10 लाख गुना बढ़ गई है। ठीक है, एंजाइम की यह शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय लगती है। हजारों प्रकार के एंजाइम होते हैं जो विशेष प्रकार के रासायनिक व उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स की जो संख्या होती है वह हजारों प्रकार की होती है और विशेष प्रकार के रासायनिक और उपापचयी अभिक्रियाओं को वे उत्प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जो मल्टी स्टेप हो, बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होती हैं, तो इन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। ठीक है, तो उपापचयी पथ क्या होता है? बहुचरणीय रासायनिक अभिक्रियाओं में जहां प्रत्येक चरण एक ही जटिल एंजाइम या विभिन्न प्रकार के एंजाइम से उत्प्रेरित होती है, तो इन्हें उपापचयी पथ कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्लूकोज चेंज हो रहा है पायरुविक अम्ल में,
ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज हो रहा है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु में। ठीक है, यह ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, पायरुविक अम्ल 2 अणु C3H4O3 प्लस 2H2O। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण एक रासायनिक पथ द्वारा होता है, ठीक है, जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपापचयी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक, तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण जो है वह एक रासायनिक पथ के द्वारा होता है, जिसमें 10 विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो है उपापचयी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, आप अध्याय 14 में उपरोक्त अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अवस्था को आपको जान लेना चाहिए कि एक ही उपापचयी पथ 1 या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो एक ही उपापचयी पथ जो है 1 या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा अलग अलग प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। जैसे हमारी कंकाली पेशियों में अनाक्सी स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि आक्सी स्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही उपापचयी पथ 1 या 2 अतिरिक्त अभिक्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपापचयी उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, हमारी कंकाली पेशियों में अनाक्सी स्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जबकि सामान्य आक्सी स्थिति में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ द्वारा एथेन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है, खमीर में क्या होता है, तो ईस्ट में खमीर में किण्वन के दौरान उपरोक्त पथ के द्वारा एथेनॉल का निर्माण होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण संभव है। ठीक है, तो विभिन्न दिशाओं में विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण क्या होता है, संभव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। थैंक यू।